समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता है। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या होती है। अक्सर 2 नंबर में यह पूछा जाता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दर्पण का पीछे बनता है। जो दर्पण होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि यह दर्पण है और इसमें प्रतिबिंब बनेगा तो ये दर्पण के पीछे बनता है। जहाँ पर कलई किया जाता है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। समझ रहे हैं ना? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या कभी समतल दर्पण में अपना चेहरा जब देखते हैं तो जितना है उतना ही ना दिखाता है? ऐसा नहीं है कि बड़ा करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है, ऐसा नहीं दिखाता है। या ऐसा भी नहीं होता है कि आपका हाइट 5 फीट है तो वो 6 फीट का दिखाता हो, नहीं दिखाता है। जितना आगे जाते हैं उतना ही उसका फिगर उतना बराबर बनते जाता है। ऐसा ही ना होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि हम खड़े हो जाए आईना के सामने, दर्पण के सामने समतल दर्पण में, तो मेरा प्रतिबिंब जितना हाइट है जैसे है वैसा ही उसमें दिखाता है। हूबहू जैसे है वैसा ही दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हमको इधर से मोटा कर देगा इसको छोटा कर देगा, ऐसा उसमें नहीं दिखाता है। समझ रहे हैं ना? तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार में क्या होता है? बराबर होता है समतल दर्पण में। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। लेकिन इसमें एक और होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अगला टॉपिक आएगा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर नया शब्द देखा है। पार्श्विक रूप क्या होता है? तो पार्श्विक का मतलब होता है साइड। साइड के रूप में यहाँ क्या बनता है? उल्टा बनता है। साइड का मतलब हो गया कि दाया बाया की तरह लगता है, बाया दाया की तरह लगता है। इसी को पार्श्विक रूप कहा जाता है। तो यह प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। समतल दर्पण में अगर कभी दाहिना हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बाया हाथ उठा रहा है। ऐसा ही ना होता है? कभी बाल को इधर कुछ करना हो तो कभी हाथ यही उठ जाता है कि इधर है, बाद में पता चलता है कि हमने रॉन्ग हाथ को उठा लिया। समझ रहे हैं ना? तो यह है प्रतिबिंब के प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि क्या समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हमने पहले ही नोट में लिखाया था कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब है, इसीलिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते है। क्लियर हुआ? तो समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते है। प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। प्रतिबिंब जितना आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। आप जितना ज्यादा आगे खड़े रहिएगा आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, दर्पण में उतना ही पीछे बनता। दर्पण, मिरर। दर्पण का क्या मतलब होता है? दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो दर्पण क्या है देखिए। तो कांच का एक टुकड़ा जो एक तरफ से रचित करने पर या पेंट करने पर किया हो उसे दर्पण कहते हैं। कोई भी एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए, वह कैसा भी टुकड़ा हो, अगर उसे एक तरफ से हम क्या कर दें? पेंट कर दें। तो एक तरफ से पेंट करने के बाद एक उसका परावर्तक सतह हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण में अधिकांश प्रकाश से किरणों को परावर्तित करने का क्षमता होता है, इसीलिए उस पर फिगर आपका पूरा का पूरा बन जाता है। तो कांच का एक दर्पण क्या है? कांच का एक टुकड़ा जो एक तरफ से रचित किया हो उसे दर्पण कहते हैं।
समझ गया ना। कांच का एक टुकड़ा हो और एक तरफ से उसे क्या किया गया हो, पेंट किया गया हो। रजतित का मतलब पेंट किया गया हो, एक तरफ से उसे पेंट कर दिया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, दर्पण। कोई भी कांच का एक टुकड़ा लीजिए, कांच का देखे ना, कांच का मतलब हाँ शीशा, तो उसे क्या करेंगे, एक तरफ से पेंट कर देंगे। तो एक तरफ से पेंट जैसा ही करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। क्लियर हुआ, क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर और दूसरा होता है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं समतल दर्पण क्या है। वो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का निर्माण किसी समतल कांच के टुकड़े को एक तरफ से रंजित करने से बनता है, मतलब पेंट करने से बनता है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो यह क्या होता है, वैसा दर्पण होता है जो किसी एक प्लेन अर्थात समतल जो होता है, समतल कांच का एक टुकड़ा होता है। समतल कांच का एक टुकड़ा होता है और उसे एक तरफ से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। यह समतल दर्पण का इस तरह निर्माण होता है। तो समतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब कभी कभी पूछ देता है कि समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है, तो समतल दर्पण का निर्माण जो होता है, एक कांच का प्लेट लिया जाता है, एक कांच का सिले लिया जाता है जो समतल हो और उसे एक तरफ से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, एक तरफ से रंजित कर दिया जाता है, तो समतल दर्पण का निर्माण हो जाता है। क्लियर हुआ। आगे ये जैसे दिखाना है, ए बी क्या है, एक कांच का टुकड़ा है। ये भी क्या है, एक कांच का टुकड़ा है, इसमें कुछ नहीं है, बस यह एक कांच है। लेकिन जैसे ही इसको नीचे से या ऊपर से एक तरफ से कहीं से रंजित कर दिया है, पेंट कर दिया है, तब यह किसका निर्माण हो गया, समतल दर्पण का निर्माण हो गया। और ऊपर वाला यह क्या है, ये वाला भाग क्या आ गया, ऊपर वाला परावर्तक सतह। नीचे से रंजित कर दिए, नीचे से पेंट कर दिए, तो ऊपर वाला क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। तो इस तरह समतल दर्पण का निर्माण होता है। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि एग्जाम में इसको पूछता कैसे है, क्योंकि सब लोग एग्जाम के लिए पढ़ ही रहा है, मतलब एग्जाम नहीं होता तो पढ़ता कौन। तो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण क्या है, तो इसके बारे में पूछता है एग्जाम में कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण से आपका क्या तात्पर्य है, वही जो कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं उसी का बारे में बताना, गोलीय दर्पण के बारे में बता देना। गोलीय दर्पण की विशेषता भी कभी कभी पूछ देता है। तो आइए, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह खोखले गोले का एक भाग होता है। गोला देखे होइएगा, फुटबॉल देखे है ना, तो फुटबॉल एक गोला के समान होता है। फुटबॉल जो होता है क्या होता है, गोला के समान होता है। और सेम उसी प्रकार फुटबॉल अंदर से खाली होता है, उसके अंदर हवा भरा जाता है। सेम उसी प्रकार यह भी एक फुटबॉल के समान ही होता है, अंदर से खाली होता है, अंदर से खोखला होता है। खोखला का मतलब अंदर से खाली होता है, केवल यह इसका ऊपर से बना रहेगा, अंदर क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण। मतलब जब किसी गोले को, मान लीजिए कि यह एक गोला हो गया और इस गोले का अंदर का सारा भाग निकाल दिया जाए, केवल आरी का जो भाग गोलाकार बनाया उसी को रहने दिया जाए, तो इस तरह को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे होता है, तो गोलीय दर्पण का निर्माण किसी एक तरफ से इसे क्या कर देने से, पेंट कर देने से, मतलब एक स्कार्फ जैसे पेंट कर देंगे तो इसका एक क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। जैसे कि यहाँ परावर्तक सतह हो गया, जैसे हम अंदर से पेंट किए यहाँ परावर्तक सतह हो गया। अगर हम इसको बाहर से पेंट करते हैं तो इसका अंदर वाला परावर्तक सतह हो गया। ना है
तो गोलीय दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसका खोखले गोले का एक भाग होता है और भाग होने के बाद इसका परावर्तक सतह क्या होता है? या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होता है। तो इसी के आधार पर इसे दो भागों में भी बांटा गया है। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और इन दोनों को मिलाकर एक से बहुत सारे दर्पण का निर्माण किया जा सकता है। तो मिलाने के बाद सब दर्पण का निर्माण होता है। तो आइए गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। गोलीय दर्पण का एक प्रकार होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आगे जानते हैं। तो इसको याद रखना है। अवतल गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। क्लियर हो गया? एक मिरर किसे कहा जाता है? ऐसे एग्जाम में केवल हेडिंग है, या इस पर जो भी अवतल दर्पण पर पूछा जाएगा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होगा, इन दोनों का जवाब इसी में है। तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर क्या है तो जानते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ या अंदर की तरफ होता है या रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण जो होता है वह एक क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है। तो गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। तो देखो तो अंदर की तरफ धंसा है कि नहीं है, अंदर की तरफ धंसा है ना, या अंदर की तरफ होता है तो अंदर की तरफ ना है। अगर बाहर से हम इसको पेंट किए हैं तो इसका परावर्तक सतह यही ना होगा। अगर बाहर तो पेंट कर दिए तो इसका परावर्तक सतह इसका ऊपर वाला भाग हो जाएगा। तो ये अंदर धंसा है कि नहीं है? ऐसे अगर है गोलाकार है तो अंदर धंसा ही ना है, या अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो याद हुआ अवतल दर्पण क्या है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ या धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब अगला टॉपिक है अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? तो खोखले कांच के गोले को बाहर से रंजित करने से अवतल दर्पण का निर्माण होता है। अब क्या होता है यहाँ, जैसे कि खोखले कांच का गोला होता है, खोखले कांच का क्या होता है, गोला। गोला जो होता है आप पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पण एक खोखले कांच का गोला होता है। तो खोखले गोले को क्या होता है कि बाहर से रंजित करने पर, तो देखो तो यह गोला का एक भाग है, अगर हम इसको डॉट डॉट के द्वारा मिलाएं तो ऐसे बनेगा। मान लीजिए इसका कोई केंद्र लेकर हम इसको मिलाएं तो लगभग ऐसे इसका गोलाकार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा। तो उसका एक भाग है और उस भाग को बाहर से, तो देखो तो बाहर वाला यही ना है भाग, बाहर वाला तो यही है। तो बाहर से रंजित करने से किसका निर्माण होता है, अवतल दर्पण का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ लिखे हैं क्यू क्यू डैश बराबर क्या है, अवतल दर्पण का। क्यू क्यू डैश बराबर क्या हो गया, अवतल दर्पण। और रंजित किया है बाहर से इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिए। हाँ, तो किसका निर्माण हो गया, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके बारे में जानते हैं। यह वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है। जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। उभरा का मतलब ऊपर की तरफ होता है। तो ये देखिए तो ऐसे यह बना है, तो इसका परावर्तक सतह ऊपर की तरफ है या नहीं है, उभरा हुआ, इसी को बोला जाता है। यहाँ पर लिखा गया है उभरा परावर्तक सतह उभरा हुआ। ये इस तरह का अगर बनावट हो तो इसको उभरा हुआ कहते हैं। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का निर्माण किसी खोखले गोले के एक भाग को अंदर से रंजित का मतलब पेंट करने से बनता है। अब यह एक ऐसे गोला बनेगा ना, तो ऐसे जब यह गोला बनेगा, इस गोले के अंदर जब हम पेंट कर देंगे तब हमारा किसका निर्माण होगा, उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। अब एग्जाम में पूछेगा कि उत्तल दर्पण को हम कैसे बना सकते हैं या उत्तल दर्पण को कैसे बनाया जाता है। तो उत्तल दर्पण को कैसे बनाया जाता है, तो हम उसमें लिखेंगे कि किसी खोखले गोले को जब अंदर से पेंट या रंजित किया जाता है
तो किसका निर्माण होता है? उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उत्तल दर्पण। अब हमारा इसी सेट में रहेगा तो कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। अगर इस तरह रहेगा और बाहर से उसको रोटेट किया रहेगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण। समझ गए? कल जो बताए थे उसके बारे में। तो उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है या उभरा रहता है, ऐसे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का निर्माण किसी खोखले गोले के एक भाग को अंदर से रंजित करने या पेंट करने से बनता है। ठीक है, समझ गए? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण संबंधित कुछ विभिन्न पद समझते हैं। मान लीजिए हम ये गोलीय दर्पण को बनाए हैं, गोला है और गोले के भाग में से हम दोनों दर्पणों को अपना से बनाए हैं। जैसे कि x और x डैश जो है क्या है? उत्तल दर्पण। x और x डैश क्या है? उत्तल दर्पण। और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कलाई कर दिया है। इसी भाग को इतना हमने छोड़ दिया है, इसके यहाँ से छोड़कर किसी इसी भाग को इतना लिए हैं और इस भाग को एक तरफ अंदर से कलाई कर दिया है, तो उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ। सेम उसी प्रकार हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है और इस दर्पण को हम बनाने के लिए बाहर से कलाई कर दिया है, बाहर से रंजित कर दिया या पेंट कर दिया है, तो हमारा अवतल दर्पण का निर्माण हुआ। तब क्यू डैश हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब हम यहाँ समझते हैं, जब यह एक गोला है तो इसमें त्रिज्या भी होगी। गोला जब बनाते हैं तो कोई ना कोई रेडियस लेके नहीं खींचेंगे। तो जैसे हमने CR लिया और इस रेडियस को लेकर हमने इस गोला को खींचा है, क्योंकि ये गोला है जिसका रेडियस भी त्रिज्या भी होगी। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। ध्रुव क्या है? सबसे पहले आता है ध्रुव। ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल और पोल को P से सूचित किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने ये दर्पण जब बनाया है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जब यह बनाया है तो यहाँ से दूरी को हम लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम मापेंगे और मापने के बाद जहां पर बीचों बीच आएगा उसी को हम क्या मानते हैं? पोल, ध्रुव मानते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अपना से बनाएंगे गोलीय दर्पण यह हो गया, क्योंकि इसमें हम एक गोले के लिए नहीं बता रहे हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए नहीं बता रहे, दोनों में सेम बता रहे। इसमें भी ध्रुव है, इसमें भी ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण को जो परावर्तक सतह होता है, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा परावर्तक सतह है, इनके बीच जो आएगा वही क्या कहलाता है? ध्रुव, पोल कहलाता है। क्लियर हुआ? ध्रुव क्या क्लियर हुआ? क्या है? तो यह परावर्तक सतह है, इसका लो, अवतल दर्पण लो या उत्तल दर्पण लो। तो यह हो गया अवतल दर्पण, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक के बीच की दूरी हम यहाँ से मापेंगे इस तरह, और जहां पे इसका बीचवान आएगा, लगभग हम यहाँ पे मापे नहीं है, लगभग जहां पर इसका बीचवान आएगा यहाँ पर आ रहा, तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे? ध्रुव मानेंगे, पोल मानेंगे। तो ये हुआ हमारा ध्रुव। तो ध्रुव का परिभाषा भी यहाँ लिखा है, क्या होगा? ध्रुव, पोल, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, तो गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक दर्पण हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक दर्पण हुआ, ये दोनों के मध्य बिंदु। अब इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, और दोनों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अर्थात यह परावर्तक सतह है और परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुव को ABCD के कैपिटल अक्षर P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है। क्लियर हुआ? ध्रुव क्लियर हुआ? ध्रुव क्या है? पोल क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल P से सूचित किया जाता है। चित्र में बिंदु P दर्पण का ध्रुव। अब चित्र में यहाँ एगो P है, एगो यहाँ P है, और इनमें दोनों P को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से समझिए। तो परावर्तक सतह, यह परावर्तक सतह हुआ, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। यहाँ भी परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब अगला टॉपिक हमारा है वक्रता
केंद्र, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आइए वक्रता केंद्र क्या है, देखिए यहाँ पर है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि जब हम यह गोला खींचेंगे तो किसी ना कहीं इसका बीचों बीच स्थान होगा, जहाँ से जिसे हम चाप लेकर खींचते हैं तो चाप को रखते हैं ऐसे घुमाते हैं ना, मान लो ये चाप हो गया और यहाँ पर हमने रखा और ऐसे इसको घुमाया तो गोला का निर्माण बनेगा, गोला का निर्माण बनेगा। और जहां पर तुमने चाप को रखा हुआ एक बिंदु को, वही उसका क्या होता है, वक्रता केंद्र, केंद्र होता है, केंद्र होता है वहां पर, उसको वक्रता केंद्र, उसको केंद्र बोलते हैं। तो यह इतना बड़ा गोला जो बना है तो इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब इसका परिभाषा थोड़ा सा दर्पण पढ़ाना है तो वहां पर इसको वक्रता केंद्र क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पर देख लेते हैं वक्रता केंद्र कैसे होता है। तो यह जो गोला हमने खींचा है, इस गोले के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो परिभाषा कैसे हो जाएगा, अर्थात गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, उसका ही केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे कैपिटल अक्षर C से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल अक्षर किससे सूचित किया जाता है, C से सूचित किया जाता है। यह होता है वक्रता केंद्र, समझे। वक्रता केंद्र क्या है, तो कैसे इसका परिभाषा को बताएंगे कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर हुआ जी। एक एक के गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण का कोई ना कोई केंद्र होगा, उसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। भाई परिभाषा में क्या लिखा है उसके बारे में जान लेते हैं। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से सूचित किया जाता है, इसे किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल C से सूचित किया जाता है। चित्र में बिंदु C वक्रता केंद्र है। अब चित्र में यहाँ देखते हैं C यहीं पे ना, तो C जहाँ पर होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर हुआ, वक्रता केंद्र समझ गया। आगे आइए, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है वक्रता त्रिज्या, है ना जी, वक्रता त्रिज्या। अब मान लीजिए कुछ हम इस गोले को खींचे हैं, तो गोले को खींचने के लिए कोई ना कोई रेडियस लिए होंगे, कोई ना कोई रेडियस लिए होंगे, और उसी रेडियस को लेकर इस गोला को खींचा होगा, चाहे वो 10 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 20 मीटर हो, आप जो भी गोला खींच रहा है उसका आकार बड़ा होते रहेगा, उसके अनुसार होगा। तो क्या है इसका परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका त्रिज्या क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तो इसका त्रिज्या CR है, इसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। चित्र में CR बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो CR बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। अब CR बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या, अर्थात R लिखे R से सूचित किया जाता है। आप PC बराबर भी लिखे हैं, वक्रता त्रिज्या R। अब एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं PC बराबर क्यों लिखे हैं। यहाँ है P, है ना, और यहाँ क्या है C। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी इतना ही ना होगी जितना इसकी है, होगी ना। अब यहाँ से हम इसके केंद्र से कहीं भी अगर दूरी खींचते हैं तो सब तो एक समान होगा, गोला है तो हम इसके केंद्र से अगर इसके अंतिम छोर तक की दूरी को हम मिलाएं तो चाहे जितना भी दूरी खींचे सब एक समान होगा। तो इसलिए P और C भी जितना ही है उतना ही होगा, इसलिए PC बराबर भी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या हो जाता है। तब कहीं भी अगर PC होगा वो वक्रता त्रिज्या के बराबर ही होता है, वक्रता त्रिज्या के बराबर ही होता है। तो वक्रता त्रिज्या समझ गया। अब इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए क्या है प्रधान अक्ष, तो कह रहा है वक्रता केंद्र, तो यह हो गया वक्रता केंद्र, C हो गया वक्रता केंद्र, एवं ध्रुव A और P
ध्रुव यही ना है, Yes. P को मिलाने वाली सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, तो इसको और इसको मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? सरल रेखा होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अर्थात P और C को क्या कहता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको यहाँ से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, इसको सीधे मिला दिया जाए, कहीं भी जाके एक दूसरे को मिले, या चाहे यह बढ़ते रह जाए, इसी को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। समझ गए प्रधान अक्ष क्या है? अर्थात P और C, और इसको इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सीधे चला जाता है, सीधा ही होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अर्थात रहता है, क्या रहता है? प्रधान अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है? इमेज। अधिकांश सुने हुए होगा इमेज के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में क्या होता है? प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या है? तो प्रतिबिंब तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। तो मान लीजिए या ए बी कोई बिंदु स्रोत है, या इसका ए बी का कोई बिंदु है। अब यहाँ से यह प्रकाश की किरणें चल रही है, और यह जो हमारा है क्या है? दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। आगे पढ़ाएंगे अवतल दर्पण क्या है। तो ए भी कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें चली और दर्पण पर पड़ी। तो यहाँ पर लिखा है आती प्रकाश की किरणें, तो इस बिंदु से आ रही है प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। दर्पण से परावर्तन, तो यहाँ पर जब टकराई तो दर्पण इसको परावर्तित किया, तो इस दिशा में चली गई। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो जहां पर मिलती है, तो देखिए एक किरण यहाँ से चला है, इसका परावर्तन हुआ, एक किरण यहाँ से चला, इसका परावर्तन हुआ, और दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किरण यहाँ परावर्तन के बाद यहाँ आई है, और यहाँ से यहाँ आई है, दोनों एक दूसरे को यहीं पर काटा है। तो जहां पर एक दूसरे को काटेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ए बी का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर वास्तव में काट रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, पूर्ण रूप से मिल रही है, तो इसको हम कह रहे हैं मिलती है। यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरा का फिगर में हम देखते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण चली, यहाँ से लौट कर चली गई, तो यहाँ पर तो कटेगा नहीं। यहाँ से प्रकाश की किरण चली, यहाँ लौट कर इधर चली गई। आगे बताएंगे नियम को फ्लो करते हुए जाती है, कैसे जाती है। तो यहाँ पर आई तो यहाँ लौट के इधर चली गई, यहाँ पर गई तो यहाँ इधर लौट के चली गई। अब हम पाते हैं कि यार कितना इधर बढ़ाएंगे, इसको कितना इधर बढ़ाएंगे, तो एक दूसरे को काटने वाला नहीं है। और जब तक काटेगा नहीं तब तक फिगर नहीं बनेगा। तो हम पाते हैं अगर यहाँ किरण को जिस दिशा में गई है, इसको हम अगर पीछे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर आता है, एक इधर बढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ इधर दिशा में जाएगा या एक दिशा में जाएगा ना। तो एक दूसरे को कहाँ काटा? यहाँ पे काट रहा है। कोई बिंदु हम इसको मान लेते हैं, जैसे कि इसको मान लिए क्या, हम मान लेते हैं एक्स बिंदु पर इसने काटा, तो वहीं पर इसका जो अनंत से आ रही प्रकाश की किरण जो है, इसका बिंदु के समान यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने पाया क्या है प्रतिबिंब? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। हम समझते हैं जैसे कि हम आईना के सामने जाते हैं तो हमारा फिगर उसमें बनता है। आईना के सामने जाते हैं तो हमारा फिगर उसमें बनता है ना, चित्र बनता है। और उस चित्र को हम ध्यान से जब देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें हम जहाँ खड़े हैं तो कुछ दूरी पीछे जाते हैं या आगे जाते हैं तो हमारा फिगर भी उसी रूप में बदलते रहता है। अगर आगे जाते हैं तो लगता है कि फिगर आगे आ रहा है, पीछे जाते हैं तो लगता है कि दर्पण में भी फिगर क्या जा रहा है? पीछे जा रहा। तो वो समतल दर्पण होता है, वहां पर बताएंगे समतल दर्पण के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कैसे या
होता है। यहाँ पर फिलहाल केवल प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के बारे में समझिए, वो जो फिगर बनता है उसके बारे में समझिए, वो बनता कैसे है। अब देखिए कैसे होता है, जैसे आप किसी आईना के सामने खड़े होते हैं तो आपके शरीर से अधिकांश प्रकाश की किरणें इस पर आती है, जैसे सूरज के प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें आपके शरीर में पड़ती है, और पड़ने के बाद क्या होता है, यह किरणें फिर टकरा कर उस शीशा पर जाती है, उस आईना पर जाती है, और आईना पर जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर फिर वह क्या होता है, एक दूसरे को जहां पर काटता है वहीं पर आपका फिगर बन जाता है। अगर आपके शरीर से प्रकाश की किरणें टकरा कर फिर उस पर नहीं जाती तो उसका फिगर आप पर नहीं बनता। अगर इसको प्रयोग करना है तो क्या कीजिए, फिर लाइट को पूरा बंद कर दीजिए, अंधेरा नम कर दीजिए, आपका फिगर उसमें बनेगा। आईना में आपका फिगर दिखाई देता है, रात के समय अपना मुंह देखिए बिना लाइट में दिखाई देगा, क्यों नहीं देता। देखिए अच्छा एक और प्रयोग कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, रात को पूरा जब अंधेरा हो जाए उसमें अपना फिगर देखिएगा, नहीं दिखाई देगा। आप क्या कीजिएगा, टॉर्च लीजिएगा या किसी लाइट लीजिएगा, लाइट को जलाकर क्या कीजिएगा, आईना के सामने रख दीजिएगा, और फिर अपना फिगर देखिएगा, दिखाई देगा, नहीं देता। लेकिन उसी लाइट को अपने चेहरे की तरफ घुमा के देखिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका फिगर उसमें दिखाई दे रहा है। तो जब अपने के तरफ उस फिगर को रखिएगा, उस लाइट को अपने तरफ जब रखिएगा तो उसमें आपके आईना में आपका फिगर दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो क्योंकि जैसे ही लाइट आपके चेहरे पर पड़ी पुनः टकरा कर उस शीशा पर जा रही है, और तब जाकर आपका उस पर फिगर बन रहा है। अगर हम उसको लाइट को शीशा की तरफ घुमाते हैं तो शीशा का ना चित्र बनेगा, तो शीशा पर लाइट पड़ी पुनः टकरा कर आपके तरफ आई तो आपका तो शरीर कोई आईना तो है नहीं कि शीशा के चित्र में बनेगा, लेकिन आपको वह शीशा दिखाई देगा, आपके आंख के ऊपर उसका चित्र बनता है, इसलिए आपको वो शीशा दिखाई देगा। तो इस तरह वह फिगर बनता है। समझ गया फिगर कैसे बनता है। तो यही है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो गया। जानते हैं प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिबिंब का भी नियम बताया है, 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ जो है ए भी कोई वस्तु है, तो यहाँ एक बिंदु स्रोत हुआ, बी का बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण चली और यह दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या है, दर्पण। आगे बताइए कौन कौन सा दर्पण होता है जब उसके प्रकार पढ़ाएंगे। यहाँ से दर्पण वस्तु ए बी से प्रकाश की किरण चली, दर्पण में पड़ी और टकराने के बाद यहाँ से चली गई, फिर यहाँ से एक वस्तु को प्रतिबिंब चली और इसको पड़ी और टकरा कर चली गई। दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रहा है तो वास्तव में काट रहा है, इसीलिए यह क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए। तो वास्तविक प्रतिबिंब बस वास्तव में किरणें आकर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर डॉट डॉट के द्वारा आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो समझे ना वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए इसमें मिलते हुए, जैसे हम प्रतिबिंब के बारे में जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर एक दूसरा फिगर बनाया था जो मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे, उसी को इस पर बनाइए। यहाँ पर जगह नहीं था तो नहीं बना, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में तो मिलती नहीं है, ऐसा पता चलता है कि मानो इसको मिलाया गया है, अपना से जबरदस्ती इसको क्या हुआ, मिलाया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं मिलते
हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना? जी सर। इस मिलती नहीं है उसे जबरदस्ती मिलाया जाता है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं नोट नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। यह एग्जाम में पूछा भी गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन 4 रहेंगे, उल्टा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो जो आपका आंसर सही होगा उस पर 5 को 6 को ऑप्शन आता है, 5 को फिर में। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उठाएंगे तो कट जाएगा वीडियो। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब यह देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो हम चलचित्र देखते हैं, ऐसा भी एग्जाम पूछा गया कि जो हम चलचित्र देखते हैं, चलचित्र का मतलब नहीं समझता है? फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसका हिंदी होता है चलचित्र। खाली इंग्लिश से जानता है सब, हिंदी तो गया गुजरा है, जानते हैं लोग। तो कहने बोले चलचित्र। तो जो मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, उसका हिंदी होता है चलचित्र। तो एग्जाम में हिंदी पूछता है, चलचित्र नाम सुन के चकरा जाता है। देखा, चलचित्र का नाम सुनेगा अब वहीं पे वो चकरा के गिर जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि उसको कोई आकर टक्कर मारा है, दिमाग हिल जाएगा। ऐसा ऐसा शब्द मिलता है हिंदी का कि कभी सुना ही नहीं रहता। तो चलचित्र जो पर्दे पर जो चलचित्र पर्दे पर जो फिल्म देखते हैं, उस फिल्म जो चलता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया। तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक होता है। या जो हम फिल्म देखते हैं, जो चलचित्र देखते हैं, वह कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो कौन सा फिल्म होता है, कौन सा चित्र होता है? वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अभी बोले हैं कि जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हम फिल्म देखते हैं वो पर्दे पर देखते हैं, या मोबाइल में देखते हैं, या टीवी में देखते हैं, तो वह एक पर्दा की तरह ना है। जो मोबाइल देखते हैं तो वह पर्दे ना है। पीछे देखिएगा स्क्रीन जो होता है आपका, जो मोबाइल का स्क्रीन होता है, उसके पीछे व्हाइट कलर का एक प्लेट लगा रहता है। जब अंदर स्क्रीन को निकालिएगा तो पीछे व्हाइट लगा रहता है, तो वह पर्दे ना हुआ। तो पर्दा पर जिसको प्राप्त किया जा सकता है तो वह कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बात समझ गए? और जो आईना में आपका प्रतिबिंब बनता है, जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वह कौन सा प्रतिबिंब होता है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। समझ गए?